अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज तो तारीखी इजलास था, जैसे कि हुक्मरान जो इत्तेहाद है उनकी तरफ से बाकायदा कहा गया कि आज तारीखी इजलास है। मियाँ साहब भी जो हैं वो इसमें हमें काफ़ी आगे फोर फ्रंट पे अब आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। ये भी इत्तलात बड़ी मुसद्दिक़ा हैं और इसकी शुरुआत गालिबन आज से ही शुरू हो गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। कंटेंट नाज़रीन बहरहाल मुसव्विदे के वही रहे जो हमने गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम किया उसमें हमने आपके साथ आपसे शेयर किए थे, आपको बताए थे। वही मोर और लेस वही तमाम मुसव्विदा है जो कि सामने आया है और इसमें पीटीआई ने इसका बॉयकॉट किया है। और जो पीटीआई की तरफ से टूटे हुए अरकान हैं नाज़रीन, उनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उनके हवाले से दो मौक़िफ़ सामने आ रहे थे। पहले ये मौक़िफ़ सामने रहा कि शदीद तरीन उनको दबाव का सामना है और दबाव किसी सूरत नाज़रीन काबिल कबूल नहीं हो सकता, ना उसकी दूसराहट हो सकती है। पहले उस दबाव की बात की और बहुत मुतअद्दिद एतराफ़ से उस दबाव की बात की गई, लेकिन आज फिर बाकायदा तौर पर जो वो मुनहरिफ जिनको कहा जा रहा है या जा रहा था, उनके हवाले से ये पॉलिसी सामने आई पीटीआई की कि उनके घरों के बाहर बाकायदा धरना दिया जाएगा। तो नाज़रीन, अगर एक शख्स ऑलरेडी दबाव में है, क्योंकि अगर पुराना मौक़िफ़ दुरुस्त है पीटीआई का और वो वाकई दबाव में थे, तो फिर उनके घर के बाहर एहतजाज तो नहीं बनता उनके साथ, तो उल्टा सॉलिडारिटी इनको दिखानी चाहिए, यकजहती दिखानी चाहिए कि हम मुश्किल में आपके साथ हैं। तो धरना फिर किस बात का है? तो इसका मतलब क्या कि वाकई पीटीआई के कुछ लोग जो थे वो उनकी अपनी असेसमेंट के हिसाब से फॉर सेल थे और जो पहले दबाव वाली बात थी क्या वो फिर इस तरह से गलत साबित हो जाती है? ये बहुत एक ज़रूरी सवाल है जो कि हम उठाने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर बात होनी भी चाहिए क्योंकि दबाव तो बहरहाल उसकी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, लेकिन क्या दबाव की एक तरह से दूसराहट हुकूमत के जो जमात के हुकूमत के इत्तेहाद के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी हमें नज़र आ रही है? क्योंकि बिलावल साहब तो कह चुके हैं गुज़िश्ता रोज़ के मुझे उस रास्ते पे जाने से मजबूर ना किया जाए। क्या उस रास्ते पे गए हैं या फिर उसके बाद उसके बगैर ही काम बन गया है? क्योंकि JUI इस पूरी चीज़ में आगे नज़र आई और JUI ने हुकूमत का और पूरे मुसव्विदे का साथ दिया, लेकिन एक दिलचस्प अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया कि हम क्यों साथ दे रहे हैं और उन्होंने सांप से तशबीह दी, जहर के बगैर वाले सांप से। बहुत दिलचस्प बयान है, आपको सुनाते हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा नाज़रीन जो कंटेंट्स हैं इसके वो देखते चलिएगा एक दफ़ा फिर, क्योंकि अब ये हतमी शक्ल है पूरी चीज़ की और दोनों हाउसेज़ में ज़ाहिर है इसकी जो अब गूंज है वो मौजूद है। 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा, 26वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्विदा है नाज़रीन सेनेट में पेश कर दिया गया है। आईनी तरमीम के मुसव्विदे में ज़्यादा तरामीम का ताल्लुक अदलिया से है। मुसव्विदे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ है और जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। सीनियर तरीन जज इन बेंचेस का प्रिजाइडिंग जज होगा। आर्टिकल 184 के तहत अस्कुत नोटिस का इख्तियार भी आईनी बेंचेस के पास होगा। आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। बिल में चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ दी गई है। बिल में चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर करने की तजवीज़ है। बिल के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगा और कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज के नाम ज़ेर गौर आ जाएगा और लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी मौजूद होगी और पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली जबकि 4 सेनेट के होंगे। आईनी तरमीम में तजवीज़ किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए जो उम्र की बालाई हद है वो 65 साल है और सेनेट में पेश किए गए बिल के मुताबिक जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जजेस के सालाना कारकर्दगी का जायज़ा भी लेगा, यानी कि अब अकाउंटेबल भी एक तरह से जजेस को बनाया जा रहा है इसके तहत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। आर्टिकल 48 में तरमीम तजवीज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा, ये भी तजवीज़ है। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे, लेकिन मौलाना साहब की बात सुनिएगा कि वो किस वजह से अब इसके ऊपर राजी हो गए कि वो हिमायत करेंगे, उनकी पार्टी हिमायत करेगी। सुनिएगा उनकी ज़बानी। पूरी तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, कल उन्होंने बानी PTI से मुलाकात की और उनके जो हालत जार उन्होंने हमें बताई और फिर उनके मुजाहरों पर जो तशद्दुद हुए हैं उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि
ये उनका हक बनता है। जी नाज़रीन, सांप का जहर निकाल दिया है तो इसलिए उनको वोट डाला जा रहा है, लेकिन जो पीटीआई वोट नहीं डाल रहे हैं, जो एब्सटेन कर रहे हैं, उसकी भी हिमायत की है एक तरह से मौलाना साहब ने। इसके ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे जजेस की अकाउंटेबिलिटी होगी और एक पार्लिमानी कमेटी को फाल बनाया जा रहा है जो कि इससे पहले गैर फाल थी। लेकिन किसी पर्सन स्पेसिफिक किसी शख्स के हक में या उसके खिलाफ कानून साजी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इम्प्रेशन एट लार्ज है कि आगे आने वाले जो सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस बनते हैं उनके खिलाफ जो है हुकूमती इत्तेहाद सरगर्म है, जाहिर है ये भी इम्प्रेशन इन द मीन टाइम गलत है। तो अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। हाउस द पैकेज साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बल्कि तारुफ करा दूं सबका, साद रसूल साहब जिनका तज्जिया तबसरा हमारे साथ रहेगा, मायानाज एनालिस्ट हैं तमाम मामलों पे, वेरी वार्म वेलकम। सैयद कौसर काज़मी साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं, स्पोक्स पर्सन है आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के और तमाम तर मामले पे PMLN का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। खुश आमदीद बहुत बहुत। शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। बड़ी बेबाक आवाज़ अपनी पार्टी की, हमेशा हमारे साथ होते हैं, लीगली और पॉलिटिकली दोनों तरह से हमें बताएंगे। रज़ा हारून साहब आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करते हैं। वंस अगेन बहुत तवाना आवाज़, बिलखुसूस आइनी उमूर पे ख़ास आपको उबूर हासिल है, तो आपको ख़ास इस हवाले से आपकी रहनुमाई होगी। साद साहब, हाउस द पैकेज बाय एंड लार्ज? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि जो गवर्नमेंट की इनिशियल प्रपोजल थी कि हम एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आइनी अदालत तश्कील देंगे जिसके अंदर शायद 68 साल की उम्र तक जजेस होंगे, शायद मौजूदा चीफ जस्टिस पोस्ट रिटायरमेंट वहाँ चले जाएंगे और उन जज साहिबान के पास उस अदालत के अंदर एक्सक्लूसिव राइट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी पैकेज मुकदमात को सुनने का और सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। यहाँ से तो उस मुसव्वदे से तो ये बहुत बेहतर शुक्र है। लेकिन इस मुसव्वदे के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी कोई समझ नहीं आई कि वजह क्या थी इसको आइनी तरमीम के थ्रू करने की। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल एक आइनी बेंच फॉर्म करना है, आप कहना चाहते हैं कि टॉप 5 मेंबर्स का एक बेंच फॉर्म होगा जो आइनी मुकदमात सुनेगा, या 6 का या 7 का, तो ये काम तो जिस तरह प्रोसीजर्स एक्ट के थ्रू कानून साजी की थी उसके थ्रू भी किया जा सकता था। पहले भी उसके अंदर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसी कानून साजी के थ्रू आइन की तरमीम के बगैर आप एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते थे जो आइनी बेंच हो। इससे भी ज़्यादा जो कमेटी प्रोसीजर्स के नीचे बनी हुई है वो अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करके भी इस तरह का बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकती थी। वजह ये बेंच आइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करने की मुझे बसद एहतराम सिर्फ एक ही नज़र आती है, और वो ये है कि इस कमेटी के अंदर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जो ये तयन करेगी कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा या जो कुछ अकाउंटेबिलिटी और दीगर चीज़ें भी करेगी, उस कमेटी के अंदर खास तौर पर लिखा गया है, का भी इख्तियार इनके पास होगा जी। उस कमेटी के अंदर लिखा ये गया है कि उसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की, उसके अंदर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी हुकूमत के मेंबर ज्यादा होंगे। इफेक्टिवली इसका मतलब यह है कि हुकूमत तयन करेगी अपने मेंबरान के थ्रू कि चीफ जस्टिस कौन बनता है। अच्छा, बड़ी अहम बात आपने की है, क्योंकि ये इससे पहले इसको बड़ा जैसे कहते हैं ना पजीराई मिल रही थी इस नुकात को, लेकिन आप कह रहे हैं प्रोपोर्शनेट मींस कि गवर्नमेंट के पास मतलब ये है ना सिर्फ ये हुकूमत, आइंदा भी जो भी हुकूमत होगी, क्योंकि हुकूमत वो बनाता है जिसकी पार्लियामान के अंदर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो। जब उसकी पार्लियामान में मेजॉरिटी है तो उसकी इस कमेटी के अंदर भी मेजॉरिटी होगी, और ये कमेटी तयन करेगी कि टॉप 3 के अंदर से हम किसको चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। इसके अंदर एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल वायलेट होता है, एक आइन का बड़ा बुनियादी नुक्ता है जो वायलेट होता है, और वो ये है कि क्या साइलिन को हुकूमत आइनी मुकदमात में साइल होती है, हुकूमत कोई इकदाम करती है, कोई ऑर्डर पास करती है, कोई कानून पास करती है, उसको जब चैलेंज किया जाता है वो आइनी मुकदमा बन जाता है। क्या आइनी मुकदमात में जिसमें साइल हुकूमत है, हुकूमत के ऑर्डर्स को चैलेंज किया जाएगा, क्या उसको सुनने का बेंच भी हुकूमत खुद तश्कील देगी? दुरुस्त। क्या मैं बतौर हुकूमत पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करूंगा, अगर किसी को लगता है कि वो गैर कानूनी है या गैर आइनी है और वो चैलेंज हो जाए तो सुनने वाले बेंच की तश्कील भी मैं खुद दूंगा। इस बात को बड़े खराब तरीके लेकिन से साद रसूल साहब, मैं एक बात अगर आपसे अर्ज करूं, जाहिर है आप कानून मुझसे बेहतर जानते हैं, ये बताइएगा, जाहिर है एक जज है, मोज़ेस जज है, वो एक हद तक ही बुक से डिविएट कर सकता है ना, तो जो भी उसके पास केस आएगा चाहे उसमें हुकूमत ही क्यों ना रिसीविंग एंड पे हो, फिर भी वो बाय द बुक ही चलेगा ना। ये बात तो दुरुस्त है कि जो भी जज साहिबान होंगे वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, लेकिन हमने अभी पिछले साल एक के अंदर ही देख लिया कि आइन की एक ही शिक के ऊपर
मुख्तलिफ जज साहिबान का डायबॉलिकली ऑपोजिट, बिल्कुल मुख्तलिफ एक मौकफ रहा है। 63A की आप बात कर रहे हैं, 63A की बात कर लें, रिजर्व सीट्स की बात कर लें, इलेक्शन डिलेज की बात कर लें, बल्कि इस हद तक हुआ कि, और ये एक मुनासिब बात नहीं है लेकिन करनी ज़रूरी है क्योंकि आज आइन और जुडिशरी पे बात हो रही है, कि बेंच को देख के लोगों ने क्यास आराई कर ली कि ये जज साहिबान इस शिक को इस तरह इंटरप्रेट करेंगे और दूसरे जज साहिबान इसी शिक को मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, और वो तमाम क्यास आराइयाँ तकरीबन साबित हुई। ये नहीं कि अदालत ने हमें गलत साबित कर दिया, वो तमाम क्यास आराइयाँ दुरुस्त साबित हुई। ऐसी सिचुएशन में जहां पे हुकूमत को पहले से पता हो कि ये जज साहिबान इस तरह की इंटरप्रिटेशन देंगे और दूसरी जज साहिबान मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन देंगे, तो हुकूमत के पास ये इख्तियार होना कि पहले वो एक आइनी इकदाम उठाए या गैर आइनी इकदाम उठाए और फिर उसके चैलेंज में भी अपनी मर्जी का एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दे। मेरा ख्याल है ये आपने बड़ी दिलचस्प बात आपने की है कि जो इंप्रेशन था कि जो जज जैसा फैसला देखा वैसे ही फैसले आए। रजा हारून साहब, आप तो बहुत अपहोल्ड करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा से अपनी गुफ्तगू में, आपको भी ये चीज़ कैसे काबिल कबूल लग रही है? जैसे आज बैरिस्टर अली जफर ने भी सिमिलर बात की है, जो साथ साथ फरमा रहे हैं कि फिर तो आपने एक तरह से जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की वही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अगर हुकूमत के खिलाफ कोई चीज़ आती है, अदालत में चैलेंज की जाती है, तो वो जजेस क्या उसके ऊपर फेयर डिसीजन देंगे? विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखें इस वक्त तो अमेंडमेंट पास हो रही है और सेनेट में पास हो रही है, जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है। कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल हो रहा है। जिन लोगों को हमने वोट दिया था फिर उन लोगों ने सेनेटर्स मुंतखब किए, वो एक कलेक्टिव विजडम से एक आइनी स्टेप के ज़रिए तमाम चीज़ों को मंजूर कर रहे हैं। अब जहाँ तक कुछ सवाल आते हैं, साद भाई के साथ में कल भी एक प्रोग्राम में था और बेसिकली आधा जो उनका अगर आप नैरेटिव सुनेंगी तो वो आपको एक तरफ ले जाएगा और बाकी आधा एक तरफ ले जाता है। मतलब अगर आप जजेस के ऊपर ही आपको क्वेश्चन है तो इंस्टीट्यूशन ठीक काम नहीं कर रहा ना। और अगर आपने खुद ही कहा कि फ़लाँ बेंच बनती थी, फ़लाँ बेंच बनती थी, री राइटिंग हुआ, रीडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और फैसले ऐसे आए, यहाँ क्लियरली आपको पॉलिटिकल लीनियंसी नज़र आई। एक जमात ने तो, एक जज साहब ने तो ये तकलीफ दिया कि फ़ैसला ऐसा ना हो कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को फैसिलिटेट करते हुए, इसी रिजर्व सीट में आया ना एक जज साहब ने लिखा। तो मैं समझता हूँ कुछ बातें हमें, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है आप एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी कर सकते थे, लेकिन किसी मसले को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल हो जाती है तो फिर वो किसी एक जज या किसी एक जस्टिस का मरून मिन्नत नहीं रहता, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मरून मिन्नत बन जाता है। तो बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन में तहफ़्फ़ुज़ देना उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देगा, उसको एक ज़्यादा पावर देगा, एम्पावर करेगा। अब जहाँ तक सवाल है जी, वो तो आज भी वही है कि अगर किसी कोर्ट में आप कोई मुकदमा लग जाए तो हुकूमत साइल नहीं होती, हुकूमत रिस्पोंडेंट होती है हमेशा। हुकूमत इज़ नेवर साइल, हुकूमत एक्ट्स एज अ रिस्पोंडेंट, रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और बेंच में हमने माजी में देख लिया ना, अभी साद भाई ने खुद ही बताया, लेकिन मैं समझता हूँ इनकार भी कर रहे हैं साथ साथ, वो कह रहे हैं कि और हुकूमत सर साइल भी होती है, पिटिशंस फाइल भी करती है, सिर्फ रिस्पोंडेंट नहीं होती। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल की, हुकूमत साइल भी रहती है, सिर्फ रिस्पोंडेंट नहीं होती। जी नहीं, रिव्यू में गई साइल में सर बेतहाशा पिटिशंस हैं जो हुकूमतें फाइल करती हैं। मैं वही बात, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ ना कि फिर वो पूरी बात करनी चाहिए ना। अगर आप हुकूमत को सिर्फ साइल, हुकूमत तो मोस्टली आई थिंक 95% रिस्पोंडेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन के अंदर, साइल नहीं होती है। खुद ही इकदाम ले, खुद ही कोर्ट में थोड़ी खड़ी हो जाएगी। तो मैं मेरे नज़र में मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में इख्तियार होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको एम्पावर करे ना साद भाई, दे विल डू इट, दैट इज सुप्रीम। कल आपको पसंद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दें, दैट इज व्हाई वी वोट फॉर देम टू गो एंड डू दिस ना। दे आर बेसिकली लेजिस्लेटर्स, उनका काम। अच्छा रजा साहब ये फरमाइएगा, बिलावल साहब ने बयान दिया था ना, वो आपका उस पे व्यू, यकीन करें हमारे अपने व्यू में भी बहुत हम उसके मुंतजिर थे कि आपसे उसका सुने कि क्या व्यू है आपका, जब उन्होंने कहा था ना कि मुझे उस रास्ते पे जाने पे मजबूर ना किया जाए। तो अब वो उस रास्ते पे गए या उसके बगैर ही काम बन गया है? मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है और पढ़नी चाहिए भी नहीं थी। उनका कंसेंसस पे जोर था, एक माह तक उन्होंने इस पे मेहनत की, कल रात तक उससे मेहनत कर रहे थे कंसेंसस बन जाए। अब सामने जो पार्टी थी ना, देखें आखिरकार मौलाना फजल रहमान साहब पे सबने रिलाई किया ना पीटीआई ने कि भाई ये जो फैसला करेंगे। फजल रहमान साहब जब यहाँ आ गए तो उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। तो एक पार्टी ऐसी है जो मैं ना मानूं और सारी रात की कहानी सुनने के बाद, स्टोरी सुनने के बाद सुबह उठ के पूछती है कि जुलेखा मरती है औरत, तो फिर वहीं खड़ी हो जाती है आके। तो कैसे मुझे पता है कैसे मुमकिन होगा यार, आप एक रात पहले उस तरमीम से अग्री कर रहे हैं
फिर आप जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं फजल रहमान साहब के पास जो मुसव्विदा है उसमें हमारी इनपुट है, यहाँ तक का बैरिस्टर गौहर साहब ने। तो जब फजल रहमान साहब के मुसव्विदे में आपकी इनपुट है और वही मुसव्विदा फजल रहमान साहब उसको पेश करने अपनी तायद दे रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या थी? नहीं, लेकिन उन्होंने मौलाना ने फिर कहा ना कि मैं इत्तेफाक करता हूं कि इनके लोग इनके ऊपर बड़ा वो तशद्दुद हुआ है कारकुनान पे, और अगर इसमें इस सब के होते हुए खान साहब की भी हालत ठीक नहीं है, हालत ज़ार उन्होंने बल्कि कहा। अभी जो मैंने शॉर्ट भी आप सबके सामने जो ठीक है बिल्कुल, उन्होंने कहा ना कि होते हुए वो हिमायत करते हैं कि अगर वो पीटीआई वोटिंग का हिस्सा नहीं बन रही तो। हाँ, तो ये तो पीटीआई की मर्जी है ना। अब मुझे बताएं 63A बताएं मुझे क्या है? 63A साद भाई बैठे हुए, वोट्स और अब्सटेन। करेक्ट। वोट्स और अब्सटेन की सूरत में जो पार्लियामेंटेरियन है वो अपनी सीट आवाज ने अब्सटेन कर लिया ना, अब्सटेन किया ना, ऐसे ही है। तो क्या इनकी सीटें खत्म हो जानी चाहिए, डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए? डिस्क्वालीफाई हो गए ना फिर ये। क्यों नहीं हुए? नहीं हुए ना, अगर पार्टी पॉलिसी है तो फिर नहीं हुए ना। अब्सटेन किया नहीं, पार्टी पॉलिसी तो पार्टी लीडर इजलास से पहले देगा ना। उन्होंने पहले वोट में 4 वोट दिए हैं, पहली शिक में 4 वोट दिए हैं मोना साहिबा, बाकी में नहीं दिए। तो पार्टी पॉलिसी का लम्हा चेंज हो रही थी। दिस पार्टी हैज पहली 4 वोट क्यों दिए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप हो सकता है उसके सर्टेन चीजों पे वोट देने की ही पॉलिसी हो और सर्टेन चीजों पे ना देने की हो सकता है। नहीं, ना 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 ना, अच्छा नहीं, ये पता है ना, पार्टी पॉलिसी तो एक होगी ना। नहीं होना साहब, ना ना ना, ये नहीं होगा। आधा दीदर आधा बटेर वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। आप या तो पूरा कबूल करें या फिर पूरे से एब्सटेन करें। और ये बताइएगा, अगर जिन लोगों पे आपसे जो मैंने इब्तिदा में अर्ज किया उसका भी जवाब जरा फरमा दें कि आप कह रहे थे आप तशद्दुद हो रहा है, उनके ऊपर बेतहाशा प्रेशर है। अब जो आप लोग खुद कह रहे हैं कि हम तो घेराव करेंगे और धरना देंगे अपने मुनहरिफ अरकान का, तो जिस बेचारे पे प्रेशर है उसके आप और उसको अज़ियत पे डाल रहे हैं, उसके आगे धरना देके। मौलाना आलम, आज पाकिस्तान में सियासत, रियासत, अदालत, जमहूरियत, इखलाकियात, आज़ाद अदलिया का जनाजा है। जरा धूम से निकले, इतने धूम से निकले कि वो इंडिया जो हमें पाकिस्तान को खत्म करने की साजिशें कर रहा है, शायद उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद कफील हो चुके हैं। आज जिस अंदाज में ये जो तरामीम है, शरीफ, जरदारी और जितने जो सियासी मसखरे, सियासी यतीम मिले हुए हैं, इनकी जो तरामीम है सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए है, जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि 25 तारीख को काजी फायज जैसा हीरा हमें नहीं मिलेगा। जो बिलावल साहब ने कहा था कि जस्टिस मंसूर तो जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, और बिल्कुल साद भाई ने सही कहा। क्या बात है कि चोर और डाकू ये कहे कि मुझे जज जो है अपनी मर्जी का चाहिए, और ये सारी जो कुछ एक्सरसाइज हुई है इस जाली निजाम को बचाने के लिए, जाली हुकूमत को बचाने के लिए, और किस तरह से दलील किस तरह दी जा रही है। आप देखें कि यही अगर काजी फायज ईसा जब तक थे, इनको जरूरत नहीं पड़ी, इनको आईनी अदालतों की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ तो वो तो कहते हैं ना कि वो तो जैसे आज एमल वली साहब ने भी कहा है कि वो उनके जैसा तो आपको कोई नहीं मिलेगा। तो अच्छा, एक बात बताओ, बहुत अच्छा सवाल कर दिया। एमल वली हो, बिलावल मजबूर, या ये जितने लोग हैं, यकीन माने आज गड़ी खुदा बख्श में सोए हुए वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हो, शहीद बीबी हो, इन बिलावल साहब ने, आसिफ जरदारी ने उनकी कब्रों और खून का सौदा किया है। उनकी आज कब्रों में बड़ी सख्त स्टेटमेंट दे दी आपने बसरा साहब। मुझे बात करने दें। और एमल वली की जो आप बात कर रहे हैं, उनके वालिद, उनके नाना या उनके दादा, वो जो बादशाह खान थे, उनकी तो सारी जदोजहद रूल ऑफ लॉ के लिए थी, इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी, इस जुल्म, जबर और फिस्तायत के खिलाफ थी। इसलिए बात सिर्फ एक है कि जब आप इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सके। बसरा साहब एक सवाल ले लें, मैं फिर कौसर साहब की तरफ बढ़ूं। आपने कहा कि ये उनके साथ मतलब उनकी कब्रों तक के साथ इन्होंने ज्यादती कर दी, तो ये तो बेनजीर साहिबा की वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी ना शिक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, तो फिर वो तो कह रहे हैं हम तो उनका ख्वाब की ताबीर कर रहे हैं, उनकी आप कह रहे हैं ज्यादती कर दी। यार ये तो कायदे आजम के ख्वाब की ताबीर कर रहे हैं। हाँ, ये तो इकबाल के ख्वाब की ताबीर कर रहे हैं। सुन तो ले। आप मुझे ये बताइए, 2006 में हुआ था ये मिसाके जमहूरियत, उसके बाद 2008 से 2013 भी इनकी हुकूमत थी, 2013 से 2018 भी इन्हीं जो इस वक्त बेचारे हारे हुए हैं, सारे सियासी यतीम कह लें, सियासी मस्करे कह लें, जब इनकी हैसियत नहीं रही। एक्चुअल इशू क्या है?
इशू ये है कि मुबारक को काजमी साहब अभी आएंगे, वोट को इज्जत, और अब बेचारे तरमीम पास करवा रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से वो इमरान खान काज़मी साहब आएंगे नहीं, काज़मी साहब आ गए हैं जैसे खान साहब कहते हैं। चले मुझे बात तो करने दे, पूछती हूँ ना उनसे, आपकी बात आई। मैं फिर कहूँ आखिरी बात फिर मुझे मौका दीजिएगा। ये आज जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के आइन, कानून, जमहूरियत पर इन लोगों ने खुद को हमला कर दिया है। और जो रही सही कसर थी, मैं फिर कह रहा हूं कि आजाद अदलिया को आज फतह कर लिया है। मुबारक को इन फार्म 47 के नमूनों को और फार्म 47 की जाली हुकूमत को कि अब ख्वाजा आसिफ की शायद वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन एक फिक्रा को बड़ा अहम बता रहा हूं। 25 तारीख को जब काजी फायज ईसा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इस हुकूमत की जाएगा, हम इसको चैलेंज करेंगे। और बतौर वकील मैं बात बता दूं आपको, साथ भाई से पूछ लीजिएगा, ये सुने ये तरामीम नहीं रहेंगी, ये सेटिस्फाइड होगी। मैं बतौर वकील कह रहा हूं। बहुत बड़ा ऐलान कर दिया आपने। आई मीन इट्स अ बिग क्लेम फ्रॉम यू कौसर साहब। इसको सिर्फ हम चैलेंज नहीं करेंगे, इसको तमाम पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस, तमाम वकला ये पहले कह चुके हैं। ठीक है, आप लोग सारे इस मामले पे मुत्तहिद हैं। जी बस काज़मी साहब यू हैव अ लॉट टू रिस्पॉन्ड। अपनी हुकूमत बचाने के लिए आप लोग इस एक्सटेंट तक गए हैं बकौल बसरा साहब के, और अभी भी जो ये तरमीम है जो आपने इतनी जद्दोजहद से पास कराई है, वो कह रहे हैं उसके दिन अभी से गिने जा चुके हैं। देखिए मोना, इनका मसला पता है क्या है? ये एक तकरीर लिख लेते हैं 2 महीने पहले, महीना पहले इन्होंने लिखी होती है और उसको फिर रखती होती है, और फिर उसमें वक्त के साथ, हालात के साथ उसको तब्दील नहीं करते। अभी इल्जामात थे, पहले ये कह रहे थे जनाब कि हमारे लोगों पे तशद्दुद हुआ, हमारे लोगों को गायब किया गया, हमारे लोगों को उठाया गया, उनको 70 करोड़ रुपए की ऑफर की गई, उनको खरीदने की कोशिश की गई, और अचानक उनके घरों के बाहर एहतजाज का कह रहे हैं। घरों के बाहर एहतजाज इनका तोड़-फोड़ होता है, जमहूरी तो मामला होता नहीं है। अभी हाँ बिल्कुल, अभी ये कह रहे हैं, दोबारा ये कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे। ये फिर अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, जो इनसे खाइफ हैं, उन्होंने देख लिया। माजी में जितने नारे लगाए इन्होंने, माजी में जो ये कहते रहे उसका उल्टा किया इन्होंने, लोगों पे इल्जामात लगाए वो भी झूठे हुए। अब ये करेंगे क्या? अब ये कह रहे हैं कि हम चैलेंज करेंगे। ये भी एक लॉलीपॉप है, जिस तरह ये अपने वोटर सपोर्टर को कहते हैं बस फलां केस का फैसला आया तो खान साहब बाहर होंगे, फलां केस यूं हो गया तो खान साहब रिहा हो जाएंगे, तोशा खाना खत्म होना जा रहा। उसी तरह ये आईनी तरमीम के हवाले से जो कह रहे हैं जी हम उसको चैलेंज करेंगे। तो ये तो सारे इल्जामात हैं, और इल्जामात ये नहीं कि आम किसी सियासतदान पर। हमेशा इनका हमला जो है वो रियासती इदारों पे होता है, फौज और एस्टेब्लिशमेंट पे होता है। तो ये तो एक, फिर मैं कहूंगा कि ये बैरूनी फंडेड जो फितना है ना, ये किसी और के इशारों पे काम करता है। अभी इनकी हत्तल इम्कान कोशिश थी कि दुनिया ने देखा कि 12 हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, SCO हो रही है, पाकिस्तान की तकदीर के साथ मुंसलिक मंसूबों का इफ्तिताह हो रहा है, चाइनीज जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे ये बात हजम नहीं हुई, ये बात खान साहब से हजम नहीं हुई। फिर आपने देखा कि लाहौर में एक जो वाकया हुआ नहीं, लाहौर में एक बच्ची का नाम लेकर उसको बदनाम किया गया। तो ये जो सारी चीजें हैं मोना, ये किस लिए थी? ये सिर्फ इनका निशाना था, वो SCO थी, क्योंकि वो पाकिस्तान की तकदीर है। इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है, मियां शहबाज शरीफ को क्रेडिट जाता है, PMLN को क्रेडिट जाता है, उनके साथ जो जमहूरी इत्तेहादी हैं उनको क्रेडिट जाता है। तो ये बात तो मैंने इनको कहा भी था, PTV बंद कर दें जेल में कुछ अर्सा। ये चीजें मुस्कुरा भी रहे हैं बसरा साहब, और ये आप कह रहे हैं क्रेडिट जाता है, वो कह रहे हैं कि जनाजे निकल रहे हैं जमहूरियत के मुल्क में। बहुत तजाद है। ब्रेक महीना पहले मैंने आपको कहा, महीना पहले ये तकरीर लिखते हैं, फिर हालात और वाकयात के को मद्देनजर रखते हुए उसमें कोई तब्दीली नहीं करते। अब ये इनकी रट आप देखिएगा, कोई 2-4 महीने ऐसे ही रहेगी कि हम यूं करने जा रहे हैं, हम करना कुछ भी नहीं है इन्होंने। नहीं, अगर चैलेंज कर दिया तो फिर क्या होगा? ये तो कह रहे हैं सारी वुकला एसोसिएशंस उनके साथ हैं, साथ भी इस पे बताएंगे आफ्टर अ ब्रेक। नाजरीन, बहुत क्योंकि पार्ट नैरेटिव्स आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी साथ साहब, ये चैलेंजेबल है या नहीं है? क्योंकि अभी वो कह रहे हैं वुकला एसोसिएशंस भी उनके साथ हैं।
इंटरेस्टिंगली जब इसके हवाले से कुछ पिटिशंस की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो मोजेस चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं नहीं, अगले जो होंगे लोग वो सुनेंगे इसको। उस वक्त तो जब ये पिटिशंस की गई थी उस वक्त तो इस बिल को रोकने के लिए की गई। जी, रोकने के लिए, हाँ। रोकने की पिटिशन चैलेंजेबल इतनी ज़्यादा नहीं है, जब तक कोई चीज़ हो ना जाए, उसको कानूनी प्रोटेक्शन ना मिल जाए, वो इनैक्ट ना हो जाए, उस वक्त तक पिटिशन शायद नहीं हो सकती। लेकिन मैं काज़मी साहब के लिए भी और बाकी भी आपके सुनने वालों के लिए कहता चलूँ कि पाकिस्तान की 21वीं तरमीम की जजमेंट, जब 18वीं और 21वीं तरमीम की जजमेंट आई 2015-16 के अंदर, तो वो 17 मेंबर बेंच ने सुनी। 17 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का था जिसने सुनी, जिसकी मेजॉरिटी जजमेंट उस वक्त के जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने तहरीर की, जिसके अंदर मेजॉरिटी ने उसके ऊपर साइन किया। उस जजमेंट के अंदर तहरीर शुदा है कि पाकिस्तान के आइन के कुछ ऐसे बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी चेंज नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन बुनियादी स्ट्रक्चर्स को चेंज कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी, तो हम उसको स्ट्राइक डाउन करने का इख्तियार रखते हैं। वो बुनियादी स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निशानदही कर दी 21वीं तरमीम में कि कौन से हैं। एक है फंडामेंटल राइट्स। अगर कल 2/3 मेजॉरिटी से आइन के अंदर से फंडामेंटल राइट्स निकाल दिए जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास इख्तियार है, हम जजमेंट को, हम अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करते हैं। यानी उस केस में जो जुडिशरी है वो पार्लियामेंट से बालातर हो जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करेगी। एक फंडामेंटल राइट्स, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं कर सकते। तीसरा इस्लामिक प्रोविजंस, अगर हमारे आइन को सेक्युलर करना हो तो जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। 21वीं तरमीम की जजमेंट में यह तहरीर शुदा है कि अगर कोई आइन की तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज करती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। मेरे ख्याल में इस केस के अंदर इफेक्टिव टेस्ट ये होगा कि क्या जब हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो आर्बिट्ररीली किसी एक शख्स को, 2 जज साहिबान को स्किप करके नंबर 3 को 4 को चीफ जस्टिस बना दे, या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दे, तो ये जुडिशल इंडिपेंडेंस के, अदालती इंतजामात के, जजेस की इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। इस बेसिस के ऊपर चैलेंज बड़ा स्ट्रॉन्ग चैलेंज होगा। और फिर वो कौन सुनेगा? क्योंकि अगर ये तरमीम हो गई तो फिर तो जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म करने के अंदर भी आपको कोई जजेस मुनासिब से बिठाने पड़ेंगे ना। अभी अगले दिनों के अंदर कुछ पता चलेगा। ये भी सवाल है कि अगर आप 1 और 2 को स्किप कर दें, अगर आप मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर साहब को स्किप करके नीचे से किसी को चीफ जस्टिस बना दें, तो वो जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, वो वहाँ मौजूद रहेंगे, वो सीनियर मोस्ट होंगे, वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे जो बेंच फॉर्म करती है, वो उन बेंचेस का हिस्सा होंगे जो मुकदमात सुनेंगे। तो ये बात कर देनी कि आज आइन की तरमीम हो गई है और ये देर पा मुबारक दिन है, ये बात जरूरी नहीं है। इसका एक चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जुडिशल इंडिपेंडेंस को खराब नहीं करती तो तरमीम बरकरार रहेगी, लेकिन एक चैलेंज इसका भी रहता है। जी बताएं भाई रजा साहब, आप लोगों ने ज्यादा जल्दी तो नहीं मिठाइयाँ खा ली? वो कहते हैं नून लीग और पीटीआई एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं ना, जल्दी जल्दी मिठाइयाँ खाने की। मैं आ रही हूँ आपकी तरफ रजा साहब, बताएं भाई कौन जल्दी मिठाई खा रहा है? रजा साहब, अभी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगर है उसके ऊपर कोई कदगन आ रही है तो बड़े मजे से अदालत उड़ा सकती है। ये नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो जाएगा। उनका ख्याल है, उनका जजमेंट है, बसद एहतराम। अच्छी बात की है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो एक टर्म है ना, उस पर तो कभी कतगन नहीं आनी चाहिए। अब ये प्रूफ करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं, मजाक तो नहीं है कि आप बोलें जी आज आईनी तरमीम हो रही है, ये एक रनिंग कमेंट दे दें। आप बिल्कुल इसको चैलेंज करें, सबका इख्तियार है, करें इसको, जाके बेंच में करें। अभी साद भाई ने अच्छी बात की, बेंच में जजेस बैठे होंगे ना, ये जजेस बैठे होंगे ना, फैसला करेंगे, प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, एक मैं शौकत भाई से बड़ी इज्जत के साथ रिस्पेक्ट से बात करना चाहूँगा। शौकत भाई, लीडरान के नाम को बिगाड़ कर नेशनल मीडिया पे इस्तेमाल करने से अखलाकियात का जनाजा उठेगा, दूसरा भी करेगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी, जब भी लीडरान का नाम इस्तेमाल करें अपना और अपोजिशन का एहतराम के साथ करें।
उसमें फिर मैं भी कह सकता हूँ ना, कोई भी कहेगा खान साहब के लिए। हाँ नहीं ये आई होल्ड दैट, बिल्कुल सही बात है। तनकीद आप जरूर करें, किसी का नाम तो बस बहुत एहतराम की बात। हाँ जी। और दूसरी बात है कि अभी सब्र करें, अभी सब्र करें। मिठाई अभी खाने की किसी को जरूरत नहीं है। ये सेनेट से पास हो गया है, अभी इसने कौमी असेंबली में जाना है। हम लोग मतलब बहुत जल्दी ना दौड़ना शुरू कर देना, तो लेट इट पास ऑन द नेशनल असेंबली, देन इट विल बिकम अ बिल जो है वो पास होगा, देन इट विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही। तो अच्छा, अब आप क्यों कह रहे हैं जल्दी ना करें? मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं है असेंबली से पास होने की? ये क्या बात हुई? नहीं आज नहीं प्रोसीजर नहीं, उम्मीद की बात नहीं। देखिए प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर का पहला पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट होना बाकी है। तो हो जाएगा ना आपके अपनी असेसमेंट में या मुशाहिदे में कोई कबाहत तो नहीं है असेंबली में पास होने से? बस आपने कह दिया तो हो जाएगा। वाह जी, बताएं जी बसरा साहब। आप वर्ड जो आपको पता है वो जो आपको पता है वो तो मुझे भी नहीं पता। आप कह रही, मैंने मान लिया शौकत भाई से ताज़ियत, शौकत साहब शायद आज शायद कबूलियत का वक्त है, तो किसी भी हजरत की बात कबूल हो जाए। तो शौकत साहब आप कुछ कह लें, मैंने तो नहीं कहा कुछ। भाई पहली बात तो ये है कि आप ये भी फरमाए ना, एक बेग योर पार्डन बसरा साहब, ये बताएं, ये सवाल कौसर साहब ने भी उठाया, मैंने भी आपसे अर्ज किया था कि आपके जो लोग जो गए हैं उस तरफ, वो बिके हैं या वो दबाव में हैं? आप लोग क्यों उनके घर के बाहर धरना दे रहे हैं? अगर वो दबाव में है तो बेचारे दबाव में है, उनके ऊपर आप धरना भी उनके ऊपर और दबाव डाल रहे हैं। बुरी बात। पहली बात तो रजा काज़मी की बात का इसलिए मैं जवाब नहीं देता। इनको तो हम एज अ कॉमेडियन एंजॉय करते हैं, जैसे कोई हम लोग स्टेज शो देखने जाए, क्योंकि सियासतदान वोटों से होता है, सियासतदान आवाम से होता है। एक मिनट देखिए ऐसा नहीं, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप अपने टाइम पे बात कीजिए, मुझे बात करना। बात ये है अगर मियां नवाज शरीफ बनती है ना, वो बात तो करने दें, मुझे बात तो करने अगर मियां नवाज शरीफ जिनकी पार्टी का लीडर है, अच्छा बात तो सुने, मियां नवाज शरीफ जिनकी पार्टी का लीडर है, जिसके नाम पे ये बेचारे वोट लेते हैं, अगर वो हार गया तो कौन सी सियासी जमात, कौन सी वोट को इज्जत दो? दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं, इन्हें कहें कि मिठाई खाने में जल्दी ना करें, इसलिए हमें ये तो पता है कि नेशनल असेंबली से भी पास हो जाएगी। एक बात जसाद भाई ने कही है, मैं थोड़ा सा बसद एहतराम, बहुत जबरदस्त उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखिए पार्लियामेंट जो है ना, वो ये नहीं कर सकती कि लड़की को लड़का डिक्लेयर कर दे, वो दिन को रात डिक्लेयर कर दे, वो गर्मी को सर्दी में कन्वर्ट कर दे, वो ये कहे कि जो चोर है वो हाजी है। इस तरह नहीं हो सकता। बात ये है कि कानून, और खासतौर पर फिर ये पार्लियामेंट, सुने बात करने दे, वो पार्लियामेंट जो फार्म 47 की पार्लियामेंट है, वो फार्म जो नामुकम्मल नाकाबिले यकीन को आप नहीं तब्दील कर सकते, उसको यकीन में नहीं बदल सकते। अपने अरकान का तो बता दें प्लीज। बसरा साहब अरकान का बता दें, मैं आपसे 2 दफा मैं अर्ज कर रही हूँ, प्लीज बताने लगाओ। ना 2/3 मेजोरिटी इनके पास नेशनल असेंबली में, ना 2/3 मेजोरिटी वहां पर सेनेट में, सबसे बढ़कर हाउस नामुकम्मल है दोनों, नेशनल असेंबली भी। जी ये बात सही है, ये आइन की तरमीम नहीं है, ये पाकिस्तान की तरमीम नहीं है। अच्छा ये क्या वजह है आप इन तरमीम को बिलावल साहब से ज्यादा मंसूब कर रहे हैं? क्या मियां साहब की नहीं है तरमीम या प्राइम मिनिस्टर की नहीं है? पीएमएलए की तो तरमीम है ना। बिलावल साहब असल में मैं बताता हूँ, ये सब मजबूर हैं क्योंकि इन लोगों ने अपनी जाली हुकूमत बचानी है, इन लोगों ने लूटा हुआ माल बचाना, ये सब मजबूर हैं। अच्छा राइट, वो ठीक है। मेरा व्यू ये है, हाँ। मेरा व्यू ये है, बात करो यार, ये क्योंकि आईनी तौर पे पास नहीं हुई, इसलिए आईनी कोर्ट बनेगी नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट ही टेकअप करेगी। 25 तारीख को जब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, फुल बेंच बनेगा और ये तरामीम नहीं रहेंगी। अच्छा चले, आपने चीफ जस्टिस का भी ऐलान कर दिया। ये बसरा साहब मुनहर फरकान का जवाब नहीं फरमा रहे ना, मैं आपसे बार-बार पूछ रही हूँ, जबकि कौसर साहब की अब टर्न है, मुझे उनकी तरफ जाना है। इसका मुख्तसर जवाब ही दे दें। मोना उसी का देने लगा। हाँ मोना, आपको पता है एक बात कर दो, ये बात तो मैं आ रही हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कही, प्लीज ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कही, मेंगल साहब ने भी कही कि अगवा किया गया, लोगों को तशद्दुद किया गया, माँ बहनों बेटियों को उठाया गया, शाह महमूद कुरैशी की बहू को उठाया गया। लेकिन इसके बावजूद आज जो लोग हमारे सेनेट में आ रहे हैं या नेशनल असेंबली में आ रहे हैं, अब तो बंदूक उनके कान पे नहीं है,
हाँ। अब तो वो अगवा नहीं होंगे वहां पे। जो इमरान खान के खिलाफ वोट देगा वो हमारा और मुल्क का और इमरान खान का गद्दार होगा। किसी तौर पर उस गद्दार को माफ नहीं किया जाएगा। बस ये बात समझ लें। खतरनाक बयान है भाई, सारे मुनहरिफ के लिए वार्निंग। मैं दोबारा क्यों नहीं लगाऊं? दोबारा क्यों नहीं लगाऊं? ये थ्रेट है, वो कह रहे हैं रजा साहब। दोबारा क्यों नहीं लगाऊं? दोबारा क्यों नहीं लगाऊं? अगर वो अपनी मर्जी से आ रहा हुआ फिर अल्लाह माफ करे, ओपन थ्रेट है। गुजारिश तो सुन लें, गुजारिश सुन लें। अल्लाह उनकी जिंदगी महफूज करे ना प्लीज। मैं स्काइप ना करें ऐसे शौकत भाई, आप इतने प्यारे आदमी थ्रेट भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी काज़मी साहब। अच्छा मैं आपको जवाब मिल गया, आपने भी मुनहरिफ का सवाल किया था, मैंने भी किया था, हम दोनों का जवाब दे दिया है बसरा साहब ने कि अब तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ना, अभी भी वोट उनके हक में ना देंगे लोग और उनके साथ अच्छा नहीं होगा अगर दिया। बड़ी उन्होंने मतलब सख्त तंबीह की है, उनको वार्निंग दी है बड़ी। सुने बसरा साहब को अब वो मैं तंबीह कह रही हूँ, वार्निंग वो रजा साहब तो उसको थ्रेट कह रहे हैं। जी आपकी इंटरप्रिटेशन। अच्छा देखिए मोना, अभी जो मेरे बारे में कहा ना बसरा साहब ने, चले वो मैं मनोअन कबूल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो रोज अव्वल से जब से मैं थोड़े से मसाइल पीटीआई के साथ हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा गालियां भी दी जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं तो ये कबूल करता हूँ कि इन्होंने जो मुझे कहा। लेकिन रजा हारून के बारे में जो इन्होंने कहा, अदब वाले लोग हैं, कराची वाले, शेर और शायरी को पसंद करने वाले, तो हेलो मेरी आवाज आ रही है भाई? मुझे समझ नहीं आ रही बस। अच्छा, रजा हारून भाई के बारे में जो उन्होंने कहा ना जी, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि मैंने तो चुपेड़ होगी, क्योंकि लातों के बातों से नहीं मानते। मैं तो उस असूल पे कारबंद हूँ और मैं उस चीज पे रहूंगा, क्योंकि आराम वाली, मोहब्बत वाली, अदब वाली, आदाब वाली, तहजीब वाली बातें इनको समझ नहीं आती, क्योंकि वो इनका वो तरीकाकार है ही नहीं है। ये प्रेशर डालते हैं लोगों पे, बदतमीजी करते हैं और उन्हें खामोश कराने की कोशिश की जाती है। ए उस डरे जमे ही नहीं जिस डरे मैनू खामोश कराने, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बात ये है कि इनके इल्जामात देख लें, अब ओपन थ्रेट देखें, ये धमकी देखें इनकी कि यार ये देखें इतना शख्सियत तोलम होना, और यार भाई चुपता कर जा, बर्दाश्त कर। और बस रजिस्टर हो गई बसरा साहब, आपने चौथी दफा फरमा रहे हैं, हो गई जी। मेरी आपसे गुजारिश है, बार बार वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ठीक है रजिस्टर हो गई आपकी बात बसरा साहब। जी काज़मी साहब, काज़मी साहब, मुझे और बसरा साहब को स्टूडियो में बिठाएं ताकि हम आमने सामने आराम से बात कर सकें। अब स्काइप पे वो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बार बार समझ नहीं आ रही। हमें बिठाए ताकि हम प्यार मोहब्बत से बात करें एक दूसरे से, आमने सामने बैठ के एक एक की बारी में एक बंदा बोले। अब मामला ये है कि कितना ओपन नेशनल टीवी। अच्छा सुने, नेशनल अब देखें नेशनल टीवी पे बैठ के इन्होंने ये वो शख्सियत प्रस्त टोलम होना, इनको जरा शर्म नहीं आती यार, लोग इनको सुन रहे हैं और ये अपने ही लोगों को जो इनके साथ चल रहे थे, शख्सियत परस्ती है ना इनकी। अब अगर वो अपने जमीर के मुताबिक साने 9 मई को सामने रखे, अभी ताजा लाहौर में बच्ची का जो वाकया हुआ, किस तरीके से इन्होंने एक फेक न्यूज पे पूरे सूबे में अमनो अमान खराब करने की कोशिश की, तो जो जिंदा दिल बाज़मीर और मुहिब वतन पाकिस्तानी लोग हैं मोना, उनका जमीर तो जागता है। अब इनके अपने जमीर की आवाज पे इनकी कोई मुखालफत करेगा इमरान खान की, उनकी इंतशारी सियासत से किनारा कश होगा, तो क्या वो उसका सर तन से जुदा करना है इन्होंने? जो ये कॉल दे रहे हैं उनके घर के बाहर जाके तोड़ फोड़ करें, तो मैं वैसे तो नहीं कहता ये तहरीक इंतशार है। आप देखेगा लेकिन काज़मी साहब एक बात बताइएगा कि ये जो पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनके ऊपर दबाव है बेतहाशा, और अभी शाह महमूद की जो बहू हैं वो जाहिर वाकई वो मेहरबानों ने भी वो किया था, ट्वीट किया था, और वो जैन भी, बल्कि जैन का भी पता नहीं जैन कुरैशी साहब कहाँ हैं, तो ये अब ये वाली बातें तो हुई है ना, ये तो इवेंट्स हैं जो हुए हैं ये चीज कि हफ्ता करीब को ना भूला करें। अली अमीन कंडापुर ने क्या किया, इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक तूफान बदतमीजी बर्पा नहीं किया था कि अली अमीन कंडापुर को उठा लिया गया। ये बिल्कुल वही तरीकाकार था कि भाभी रिक्शे में बैठ के कहीं बाजार चली गई शॉपिंग के लिए या किसी अजीज को मिलने चली गई, और इन्होंने कहा जी ब्लैक वीगो डाले आए, उन्होंने रोका, वो उठा के ले गए, शाम को वो घर वापस थी। तो ये सिर्फ रियासती इदारों को बदनाम किया जाता है।
तहलका खेज बयान दे रहे हैं कि साथ रफीक साहब भी आपकी पार्टी में कितने पुराने वो स्टॉलवर्ट है माशाल्लाह, बड़े जबरदस्त आइडियोलॉग भी हैं, उन्होंने भी बहुत इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया था, ट्वीट की थी गुज़िश्ता रोज साद रफीक साहब ने कहा था अगर ऐसा हुआ है आप साद रफीक साहब का ट्वीट दोबारा अपनी स्क्रीन पे चलाएं, उन्होंने साथ अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अगर वो ठीक कह रही हैं, अगर ऐसा हुआ है, अगर उनके साथ आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है काज़मी साहब, ये बताइए आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि ऐसा नहीं हुआ था, या आप भी अपनी तरफ से एक अजम्पशन की बात कर रहे हैं? नो माजी बताता है अहवाल इनका, जो सीधी सी बात है ये आप देख लेना, आज तक किसी चीज को साबित कर सके हैं। अगर हमने मोना प्रेशर डालना होता, मोना अगर हमारे पास वो वाले वसाइल होते जिसका ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो मौलाना के घर 2-2 बजे तक रात को हम जाके बैठते, अच्छा, चक्कर लगाते, यानी वो हमारे पास ये तो एस्टैब्लिशमेंट और अस्करी ये वाले आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये बात सही है जी, हमारे पास वो नहीं है। रिवर्स ऑर्डर बताएं भाई बसरा साहब, इनके दौर में बसरा साहब बताएं, ये वसाइल होते तो इतने इनको क्या जरूरत थी रद्द जगह करने की, मौलाना साहब के दर पे बार बार जाने की, बताएं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि काजी फाइज ईसा ने जो 63A का फैसला दिया और इनको लाइसेंस दे दिया, मियां सामान तो पुराने आपको पता है तजर्बाकार वारदातिये हैं, आपको पता है छांगा मांगा हो, लोगों को जमीर खरीदने हो, इन्होंने ये बातें मैं नहीं कह रहा, चले हम तो गलत कह रहे होंगे, चलाएं मौलाना फजलुर रहमान का शॉट, चलाएं आप मैंगल साहब का शॉट, वो लोग जो अंदर सेनेट के अंदर जाके बोले अरबों रुपए करोड़ों रुपए के ऑफर्स, अच्छा उसके बाद भी आ जाए, ये जो अभी कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी की बहू का, निकाले आईजी का बयान, उन्होंने कहा जी हमने ट्रेस कर लिया और वो वापस घर पहुंच गई है, खैर से निकाले बयान, आगे चले, कौन कौन सा हमारा MNA सेनेटर उनके घर नहीं गिराए गए, उनके प्लाजे नहीं गिराए गए, उनके घरों के अंदर नौकरों को जाके मारा गया, चादर दीवारी के तो, लेकिन हम इसको फिर छोड़ देते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं, आज तो वो अंदर हाउस के आगे है ना, बेशक पुलिस लेकर आई है, ये लेकर आए हैं, जब वो सेनेट के अंदर पहुंच गए, जब हाउस के अंदर पहुंच गए, वहां तो उनके सर पे गोली या फायर नहीं है ना, वोट वो इमरान खान के नाम पर लेकर आए, और जो इमरान खान के खिलाफ वोट देगा और तरामीम के हक में देगा, मैं फिर कह रहा हूं, वो ना पाकिस्तान में उसको लोग रहने देंगे ना पाकिस्तान से बाहर अच्छा, रहने ये देंगे। तो बसरा साहब वैसे आप देखें ना, जो भी आप कह रहे हैं, अरे हटा यार, ये खुली इस बात धमकी के है, ऊपर रजा साहब को सर तन से जुदा, मैं फिर कह रहा हूं, ये धमकी के उसमें ले रहे हैं ना जुमले में, क्योंकि आप कह रहे हैं ना रहने देंगे, क्यों नहीं रहने देंगे, ये भी तो हो सकता है ना कि अपनी मर्जी से दे रहे हो, या तो आपके पास कोई एस्टैब्लिश्ड चीज हो उनके खिलाफ। सवाल मेरा सुन लेना, सवाल मेरा सुन ले भाई, वो इसका तरीकाकार ये है कि पहले वो रिजाइन कर दे, अगर वो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं तो वो रिजाइन कर देते, जाके आप इलेक्शन लड़के आ जाते, उनके टिकट पे नून लीग के, पीपल्स पार्टी के या JUI के वोट दे देते। अब उनके पास मैंडेट इमरान खान का है, अब अगर इमरान खान के वोटों पे जीत कर आए नहीं तो 63A में हो गया ना, वो कह रहे हैं जी, मैं सबसे व्यूज ले लूं इस बात के। जी रजा साहब, ये तरीका बताया, एक तजवीज किया है बसरा साहब ने, रिजाइन करें, वापस आए इनके टिकट पे जीत के, आपके या काज़मी साहब की पार्टी के। इनके पल्ले तो नवाज शरीफ नहीं जीत सकता, इनकी टिकट कौन लेगा? और भाई अपनी बारी पे बोल यार, चुप तक कर जाओ। रजा साहब सुन ले, और बारी पे आप भाई, बारी पे जज्बाती नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्यों रिजाइन करें और क्यों रिजाइन करें और क्यों नेशनल मीडिया में बैठ के देखें। एक तो कुछ चीज़ें मैं करेक्शन करता हूँ, काज़मी साहब बैठे हैं, साद भाई बैठे हैं, बशरा भाई हैं, गद्दार नहीं होते, बागी कहलाते हैं यार, गद्दार तो मुल्क का होता है, नहीं होता है, तो माफिया सुन लेने मेरी बात, वो वोट देगा, वो गद्दार होगा। आप मुकम्मल तो करने देना बसरा साहब, मुकम्मल तो कर देना, वो अपनी बात कर रहे हैं, पुरअमन तौर पर हम उनका पीछा करेंगे। अभी आपकी टर्न पे बिल्कुल खामोश थे, प्लीज उनकी बात करने देना। मैं बता रहा हूँ, गद्दार माफियाज में होते हैं, गद्दार कल्ट्स में होते हैं, ये सियासी जमातों में बागी होते हैं, सियासी जमातों में मुनरिफ होते हैं। खुदा के वास्ते इस छोटी सी बात पे यार, एक अभी आप कह रहे हो ना आगे आएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आएंगे, सर आप मेरी बात सुनिए यार, शौकत की हो गया तेनू यार, चंगा घोड़ा बंदबुंड से की हो गया थे यार, आप लोग गुजारिश करवा दी, अब तो सुन ले आप बसरा साहब, आराम से मेरी गल सुन ले पाएंगे। जी करें कंप्लीट करें। मैं क्या रियासत पर हमला कर दिया है, और मेरा शेर और मेरा शेर मेरा शेर मेरा औला हो जाए यार, गलत सुन ले भाईजान, आप किसी का बाल भी नहीं कर सकते,
टीवी पे बैठ के धमकी दे रहे हो आप किसी को करके दिखाओ, जाके दिखाओ किसी को। जो इमरान खान के वोट लेकर आया मैं साहब फाइनल वोट ये तो ड्रामा लगाया। जी दिस डजंट सीम टू कंप्लीट। देखिए मुझे बात करनी सुन ले चले, आप सबकी बात पे हम जरा एक नॉन पार्टिजन व्यू सुन लें। जी मैं साहब मुझे एक बात करने दें। जी मुझे एक बात करने दें, आखिरी में एक शेर, आखिरी में मैं सिर्फ एक शेर, मैं सिर्फ एक साद भाई की बसरा साहब बस कर दे यार, बस कर दे। बताएं रजा साहब। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। भाई इमरान खान साहब को सलाम करना और बोलना खुश रहा करें, खुश रहा करें, खुश फहमी में ना रहा करें। देखिए रजा साहब की, शौकत बसरा साहब की, सबकी हम बड़ी इज्जत करते हैं। एक दफ़ा बड़ी मशहूर विंस्टन चर्चिल से किसी ने पूछा जमहूरियत के बारे में, तो चर्चिल ने कहा कि जमहूरियत के खिलाफ सबसे बेहतरीन आर्गूमेंट ये है कि जो जमहूरियत के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं लोग उनसे 5 मिनट की गुफ्तगू कर ली जाए। मेरी बसद एहतराम एक ऐसे शख्स के जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, सिर्फ कानून से वाबस्तगी रखता है, तमाम पॉलिटिशियन से गुजारिश है कि जो हो रहा है उसको भी डिनाई ना करें। ये बातें दुरुस्त हैं कि इस मुल्क में लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उनका पॉलिटिकल कंसेंसस ठीक करने के लिए उठाया गया, जुल्म हुए, दीगर चीज़ें हुई, लेकिन ये भी बात दुरुस्त नहीं है कि जिन लोगों ने किया आप उनके सर तन से जुदा कर दें या उनकी महाजराई करें। इसका एक कानूनी, एक पार्लिमानी प्रोसेस आगे को देखें। हम सब की उम्मीदें आपसे हैं, आप मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर आप मशले राह नहीं बनेंगे तो इस मुल्क में गली गली सड़क सड़क लड़ाई होगी, वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। आईन और कानून के मसाइल हैं, इसको उसी तरह रिजॉल्व करें। थैंक यू जेंटलमैन, अल्लाह हाफिज़।